रणनीति पूरे देश के लिए बनाई गई और रणनीति का जो मुख्य उद्देश्य है, कहाँ से रणनीति बनी, वो रणनीति बनी है उनके किए हुए कार्यों से। कश्मीर का इशू 1947 के बाद से आज तक चलता आ रहा, धारा 370, जिसे सब लोगों ने ऑलमोस्ट ये समझ लिया था, ये भारतवर्ष में ये धारा कभी हट ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे कार्य मोदी सरकार ने किए तो देश की ये जनता, देश की मेजॉरिटी जनता जो हिंदू है, जिसकी आस्था राम से, जिसकी आस्था कृष्ण से है, एक बार मुझे सोच के बताइए, अगर मोदी जी ने 400 पार कहा है तो मैं समझता हूँ कि शायद मोदी जी से भी थोड़ा गलती हो गई है कि 400 पार के ऊपर भी होना चाहिए था, जो शायद अब होने वाला है। यानी हर व्यक्ति के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे उसको उस 15 लाख रुपए का फायदा हो जाए। यानी आज दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल हाईवे बन गए, उसका पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा अगर मुझे फायदा हो रहा तो मेरे पैसे से ही तो बन रही है ना, वो कहीं बाहर से पैसा तो नहीं आया। और यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा ही नीतियाँ तैयार की जाती हैं और उनका कार्यान्वयन भी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही होता है। अपने देश का विकास करना है और ये जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक चीज़ें, उनको समाप्त करना है और अपने देश को विकसित भारत बनाना है। राहुल गांधी जी अपने विवेक से, अपने अनुभव से और अपनी बुद्धि से जो भी बात कहते हैं वो उन्हीं तक सीमित रहती है और अच्छा भी है कि उन्हीं तक सीमित रहे। उन्होंने देश के बारे में कितनी जानकारी है, देश की संस्कृति के बारे में कितनी जानकारी है, देश के अंदर जो जनसंख्या रहती है, जितने लोग रहते हैं, उनकी सुख और उनके दुख के बारे में उनको क्या जानकारी है, ये प्रतिदिन पता चलता है। एक इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, वह निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उस चुनाव आयोग पे आज देश के सभी लोगों की नज़र है, सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है। इतने लोगों के साथ ये कहना कि इलेक्शन में तानाशाही के साथ वो करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो लोग वोट कर रहे हैं वो लोगों का वोट से कोई मतलब नहीं है। अगर वो वोट को चुन रहे हैं और अगर वो समझते हैं कि अगर वो तानाशाह होते तो क्यों चुनते वो। 400 पार अर्थात 400 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और वो निश्चित रूप से हम जीतने वाले हैं, ऐसा वातावरण देख भी रहे हैं। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं अंकुर अस्थाना और इस वक्त राजधानी दिल्ली के संगम विहार में। संगम विहार आबादी का है, छोटी छोटी गलियां हैं और कई सारे लोग यहाँ बसते हैं। हर समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं और चुनाव का संग्राम चल रहा है। लोकसभा चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है और जब दूसरे चरण के मतदान शुरू होने वाले हैं तो फिर राजधानी में पहुंचना मेरा लाजमी था। और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक हैं HCL गुप्ता जी, और मेरे साथ सर भी हैं रोहतास कुमार जी, जो बीजेपी से दोनों बड़े दिग्गज नेता हैं। और अभी जब मैं यहाँ पहुंचा था तो मीटिंग चल रही थी। एक बड़ी पार्टी, देश में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, और बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर इतनी जबरदस्त मीटिंग चल रही है। मैं खुद सोच रहा था कि कैसे कामकाज चल रहा है। और एक बड़ी पार्टी जो खुद दावे कर रही है कि 400 पार जाएंगे, उसके बाद इतने छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सीनियर नेतृत्व भी काम में लगा हुआ है। तो जानते हैं इनसे कि किस तरह से राजधानी में काम कर रहे हैं और अगली प्लानिंग क्या है और दूसरे चरण में कैसी स्थिति रहने वाली है, सब कुछ जानेंगे। आप लोग सुनिएगा। फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL। धन्यवाद सर। जिस तरह से इस बार दावे किए जा रहे हैं 400 पार के, हम लोग अभी ओपिनियन पोल कर रहे हैं। अभी मैं CP गया, लाल किला गया, लोग बोल रहे हैं कि भाई दावे किए जो जा रहे हैं, सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उनके कामकाज अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से काम किया है, PM मोदी की सराहना भी कर रहे हैं और कई सवाल भी हैं, तो मैं वो सवाल पे भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि पार्टी जो 2014 से बरकरार है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो इस बार की क्या रणनीति है ये इस दिल्ली के लिए? सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, रणनीति पूरे देश के लिए बनाई गई है और रणनीति का जो मुख्य उद्देश्य है, कहाँ से रणनीति बनी है, वो रणनीति बनी है उनके किए हुए कार्यों से। जो कार्य आपने 10 वर्षों में किए,
और ऐसे ऐसे कार्य किए जिन कार्यों को लोग अभी तक समझते थे असंभव है, हो ही नहीं सकता। कश्मीर का इशू 1947 के बाद से आज तक चलता आ रहा था। धारा 370, जिसे सब लोगों ने ऑलमोस्ट ये समझ लिया था कि यह भारतवर्ष में ये धारा कभी हट ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे कार्य मोदी सरकार ने किए। दूसरा कितना बड़ा कार्य है, हमारे आराध्य देव पिछले 500 वर्षों से एक झोपड़ी में, एक तिरपाल की झोपड़ी में जिनका मंदिर रहा हो और उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण अगर हुआ हो, तो देश की ये जनता, देश की मेजॉरिटी जनता जो हिंदू है, जिसकी आस्था राम से है, जिसकी आस्था कृष्ण से है, एक बार मुझे सोच के बताइए, अगर मोदी जी ने 400 पार कहा है तो मैं समझता हूं कि शायद मोदी जी से भी थोड़ा गलती हो गई है। ये 400 पार के ऊपर भी होना चाहिए था, जो शायद अब होने वाला है। ये आत्मविश्वास किस तरह से है, कैसा, मतलब ये आत्मविश्वास कैसे बना? क्या ये राम मंदिर बन जाने के बाद का आत्मविश्वास है, 370 हट जाने के बाद का विश्वास? ये मैंने आपसे एक उदाहरण लिया, आयुष्मान योजना ले लीजिए। मैं चिकित्सक हूँ, पूरे देश के लोग कितने परेशान थे और कितना महंगी व्यवस्था है आज की तारीख में। कोई एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए, और उस आम व्यक्ति को अगर 5 लाख रुपए तक का बीमा अपने इलाज कराने के लिए मिल जाए। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज देश की एवरेज एज जो 1947 में 30-32 साल हुआ करती थी, आज 67-70 साल हो गई। तो कहीं ना कहीं ये पिछले 10 वर्षों का योगदान है जो आज 55 से 67 में पहुंची है। और अगर इसी तरह होता रहा तो 67 से 77 पहुंचने में देर नहीं होगी। तो ये देश का स्वास्थ्य है। आप जिसमें आज महिलाएं हैं घर में, चित्रकूट का रहने वाला हूँ, छोटे गांव में, मुझे अपना पता है मेरी माँ कैसे लकड़ी लगा लगा के चित्रकूट के मतलब पहाड़ से लोग लकड़ियाँ लाते थे, हम लकड़ियाँ खरीदते थे, खरीद के मेरी माँ कैसे बनाती थी। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से भोगी हूँ, मैंने गुजरा हुआ, तो मुझे पता है कितनी तकलीफ़ के साथ यहाँ की औरतें, इस देश की औरतें खाना पकाती नहीं होंगी, और उनकी छाती पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड व विषैली गैसें जाती थी, जिससे उनके छाती पे दुनिया भर के रोग होते थे। आज कितनी अच्छी बात है कि आज उनको सिलेंडर मिल गया फ्री में, आज उनको चूल्हा मिल गया फ्री में। तो एक ऐसा कार्य, हम गांव में रहने वाले, हमें पता है सुबह 6 बजे जब उठते थे तो सिर्फ हाथ में लोटे बोतलें लेकर के लोग बाथरूम के लिए जाया करते थे। और मोस्ट ऑफ द क्राइम जो लेडीज फीमेल के साथ क्राइम हुआ करते थे वो या तो शाम को होते थे बाथरूम जाते वक्त, या अर्ली मॉर्निंग हुआ करते थे। आज उस क्राइम की सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इतने इतने सुंदर 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 कार्य आपके राजीव गांधी ही बोला करते थे जब प्राइम मिनिस्टर थे। कोई भी देश की स्कीम का जो पैसा होता है उसका मात्र 15-20% पैसा ही लोगों को मिल जाता है, बाकी सब चला जाता है। किसने सोचा इसके बारे में? नरेंद्र मोदी ने सोचा, और आज करोड़ों खाते उन्होंने खोले हैं, और वो जो पैसा सरकार की स्कीम का होता है वो पैसा आज सीधे उन महिलाओं के और उन पुरुषों के खाते में जाते हैं। ये स्कीम कम है, अगर आप देखा जाए जहां झुग्गी वहां मकान। 2022 तक उन्होंने कहा था कि हम हर व्यक्ति को घर देंगे। आज मेजॉरिटी लोगों को घर मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है वो आने वाले 2-3 वर्षों में मिल जाएगा। एक आम व्यक्ति का सपना क्या होता है? रहना, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आप देख ही रहे हैं कि आज 80 करोड़ लोगों को फ्री मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। मकान वो उन्होंने कहा कि हम सबको देंगे। तो अगर उसकी मूलभूत सुविधाएं खत्म हो मिल रही हैं और उसकी परेशानी खत्म हो रही है, तो कैसे नहीं सोचते आपकी 400 से ऊपर जाएगा, 400 से ऊपर जाएगा। सर, ये जब बात आती है रोटी, कपड़ा और मकान, एक चीज आप भूल गए, रोजगार। 2 करोड़ रोजगार के बारे में बातचीत की जाती है, विपक्ष निशाना साधता है। एक तो रोजगार की बात नहीं होती, और दूसरा ये बोलते हैं कि 15-15 लाख मोदी जी ने कहा था, वो है नहीं। देखिए, जो 15 लाख का है तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है। जैसे जब मुहावरे लोग कहते हैं ना, घर में कहते हैं ना, दूध का जला मट्ठा फूक फूक पीता है।
तो अब दूध के जला मट्ठा तो गर्म कोई पीता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना। इसी तरह 15 लाख रुपए कहने का मतलब ये था कि हम उस काला धन को लाएंगे और देश के लिए, यानी हर व्यक्ति के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे उसको उस 15 लाख रुपए का फायदा हो जाए। यानी आज आप रोड्स देख रहे हैं, हाईवे देख रहे हैं, हाईवे फ्री में बन रहा, फ्री में बन रहा नहीं बन रहा। वो जो आज हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाना था, वो 15 लाख रुपए उस व्यक्ति के खाते से लेकर के आज रोड बन रही है, उस व्यक्ति के खाते से आज आयुष्मान योजना बन रही है, उस व्यक्ति के खाते से आज किसानों का सम्मान हो रहा है, उस व्यक्ति के खातों के साथ किसानों की आज दोगुनी हो रही है। तो ये कहने का मतलब था, एक मुहावरा था, उस मुहावरे को पकड़ना नहीं चाहिए। तो मतलब ये जुमला कहना, विपक्ष कह रहा है जुमला। मैंने कहा जुमला नहीं, मैंने कहा आपसे कि 15 लाख रुपए उस व्यक्ति को, आप ये कह रहे हैं ये जुमला नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये जुमला था। विपक्ष के कहने को मैं तो नहीं रोक सकता ना, विपक्ष तो कुछ भी, विपक्ष तो खुद कहने लगे कि मैं 400 जीत जाऊंगा तो मैं कुछ बोलूंगा। भाई ये उनका रोल है, वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो असलियत है वो ये है कि हर व्यक्ति के खाते में अगर 15 लाख रुपए आने हैं तो 15 लाख रुपए कैश खाते का मतलब नहीं है, उसको 15 लाख रुपए का कहीं ना कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी जिंदगी में वो फायदा होने वाला है। आज ब्रिजेज हो गए, आज दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल हाईवे बन गए, उसका पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा अगर मुझे फायदा हो रहा तो मेरे पैसे से ही तो बन रही है ना, वो कहीं बाहर से पैसा तो नहीं आया। वो पैसा जो चारों तरफ से इकट्ठा किया गया है, जो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते हैं, उसको 15 लाख की सुविधाएं उसको मिल रही, सुविधाएं मिल रही। रुताज जी भी है मेरे साथ। जी। फिर माइक आप पे लगा इसलिए मैं माइक वहां तक पहुंचा नहीं पा जी, रहा। कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, मैं आया यहाँ पे, अभी मीटिंग में चल रही थी, बैठा था, तो छोटे छोटे स्तर से कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कैसे काम करना है, कैसे करना है, और शीर्ष नेतृत्व तो इसमें कितना अहम रोल निभा रहा है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए क्या है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित एक पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा ही नीतियाँ तैयार की जाती हैं और उनका कार्यान्वयन भी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जब चहुं दिशाओं के अंदर कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता खड़ी हो जाती है और सब लोग ये तय कर लेते हैं कि अब हमने अपने देश का विकास करना है और ये जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक चीज़ें, उनको समाप्त करना है और अपने देश को विकसित भारत बनाना है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर कार्यकर्ता खड़े हुए, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया और उसके बाद अब क्षेत्र की जनता आप देख रहे हैं, सभी लोगों के मन में ये भाव पैदा हो गया है कि इस बार जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक आह्वान किया है कि इस बार 400 पार अर्थात 400 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और वो निश्चित रूप से हम जीतने वाले हैं, ऐसा आप वातावरण देख भी रहे हैं। और उसी की रणनीति के लिए सामान्य कार्यकर्ता जो एक गली के अंदर रहता है, जिसको कोई बड़ा जिम्मेवारी नहीं है, कोई बड़ा पद नहीं है, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मन में केवल एक भाव है कि 2047 का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, मेरा भी उसके अंदर एक गिलहरी का योगदान हो, ऐसा विचार लेकर के सभी कार्यकर्ता निष्ठा से काम में लगे। निष्ठा से काम। आपकी पार्टी दावा कर रही है 400 पार की, जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट पे बीजेपी नहीं आने वाली। अब इस पे अब क्या कहेंगे? देखिए क्या है, राहुल गांधी जी अपने विवेक से, अपने अनुभव से और अपनी बुद्धि से जो भी बात कहते हैं वो उन्हीं तक सीमित रहती है और अच्छा भी है कि उन्हीं तक सीमित रहे। उन्होंने देश के बारे में कितनी जानकारी है, देश की संस्कृति के बारे में कितनी जानकारी है, देश के अंदर जो जनसंख्या रहती है, जितने लोग रहते हैं, उनकी सुख और उनके दुख के बारे में उनको क्या जानकारी है, ये प्रतिदिन पता चलता है। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन उन्होंने लोक संसर्ग के अंदर लोगों के साथ रह कर के व्यतीत किया और उन सारी चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में समझा है और उसी प्रैक्टिकल रूप में उसको कार्यान्वयन भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कोरोना काल का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े संकट से न केवल भारतवर्ष को बचा लिया बल्कि पूरे विश्व को बचा लिया। और आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना काल के समय में ये जो विपक्ष के लोग आज कहते हैं कि भारत हमारा है और हम जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये उस समय कहाँ थे जब देश को सहायता की और सहयोग की आवश्यकता थी।
अच्छा, एक सवाल और है, दोनों लोग से मैं चाहूंगा उसका जवाब दिया जाए। पहले मैं आपसे विधायक जी, पूर्व विधायक जी से पूछता हूँ। सवाल ये है, विपक्ष पार्टी जो है एक बात पकड़ी हुई है, एक शब्द है तानाशाह। वो कहती है पीएम मोदी जिस तरह से ले जा रहे हैं देश को, वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। जैसे रूस में पुतिन लगातार आते रह रहे हैं, वैसे ही यहाँ का भी नियम बनाना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? मुझे तो इस पे हंसी आ रही है। देश में चुनाव डिक्लेयर है, एक इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वह निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उस चुनाव आयोग पे आज देश के सभी लोगों की नज़र है, सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है। इतने लोगों के साथ ये कहना कि इलेक्शन में तानाशाही के साथ वो करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो लोग वोट कर रहे हैं वो लोगों का वोट से कोई मतलब नहीं है। अगर वो वोट को चुन रहे हैं और अगर वो समझते हैं कि अगर वो तानाशाह होते तो क्यों चुनते वो। अगर आज मैंने अभी कहा कि 400 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, जो मेरा विश्वास है, जो मेरा समझता हूँ जिस तरह से आज कार्य हो रहा है, तो 400 सीटें तानाशाह को तो नहीं मिल सकती। हाँ, अरे आप ईडी भेज देते हैं ना, तानाशाह ईडी भेज दिया। एक मिनट में वहाँ आ रहा हूँ। तानाशाह थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने कुछ ऐसा कुकृत्य किया था जिसकी वजह से उनको चुनाव हारना पड़ा था। यहाँ तो चुनाव, पिछले चुनाव से भी 100 सीटें ज़्यादा, 25% सीट ज़्यादा, उसकी उम्मीद के साथ हम लड़ रहे हैं। तो ये जितना भी है ये सब भ्रमात्मक है, इसके कहने या करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा? मैंने ये कहा, जो अब आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई मोदी जी जो है वो केजरीवाल जी से डरते हैं, इस वजह से ईडी ने उनको अपने ईडी को इशारा दिया गया और ईडी के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। झारखंड के सीएम जेल में है, मतलब विपक्ष को खड़ा ही नहीं होना देना चाहती बीजेपी, वो कह रहे हैं। विपक्ष ऐसा काम क्यों करती है? जरा अपने गिरेबान पे झांक के देखें, केजरीवाल जी भी और दूसरे सोरेन साहब भी, उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपको तो नहीं पकड़ा ईडी ने, मुझे नहीं पकड़ा ईडी ने। वो ये कह रहे थे मोदी जी को जो टक्कर देता है, दिल्ली में बुरी तरह हराया, पंजाब में हराया, तो वो डर गए, इसलिए ईडी ने उनको पकड़ लिया। ये वो कहते हैं ना, गालिब ये ख्याल अच्छा है, सोचने का शायद सेटिस्फैक्शन हो उनको और उनकी डायबिटीज ठीक हो जाए, टेंशन को थोड़ा सा। ईडी मतलब उनको दवा भी नहीं मिली। पर ईडी का देखो, ईडी का क्या है कि हर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ना कोई केस है, ईडी सुओ मोटो कार्य नहीं करती। ईडी कार्य करती है किसी न किसी फैक्ट के तहत, और जितने लोगों के साथ कार्य हुआ है अभी तक, उनके साथ कोई ना कोई फैक्ट और कोई ना कोई जुर्म उनके पास किया गया है। ईडी का कार्य ये नहीं है कि वो ईडी उसको ले करके और कह दे कि तुम जुर्म तुमने किया है या नहीं किया है। ईडी ने गिरफ्तार किया उस जुर्म के तहत, अब न्यायालय का कार्य है उस जुर्म को प्रूव करने के लिए। ईडी का पक्ष है कि आप हर वो संभव चीज़ बताएंगे उसको कि उन्होंने ये किया जिसकी वजह से इन्हें सजाए मौत दी जाए या जेल दिया जाए, जो भी दिया जाए, और आपका काम है अपने आप को बचाने का। यही शायद मुजरिम और उसके बीच की होती है, और शायद ईडी नहीं, हर जगह यही होता है, हर न्यायालय का यही नियम है, इस न्यायालय का भी यही नियम है। बाकी और मुख्यमंत्री भी तो हैं, उनको तो नहीं पकड़ा। विपक्ष का 2 ही मुख्यमंत्री तो नहीं है, पर 2 ही मुख्यमंत्री अगर काले हैं, 2 ही मुख्यमंत्री ने अगर गलत काम किया है, तो उन 2 मुख्यमंत्री को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं समझता कि ये सही होगा, ये न्याय संचित होगा। अच्छा, अब हमें एक सवाल था और कि रोजगार के लिए बात हो रही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी। बोलते हैं कि रोजगार तो मिल नहीं रहा, सरकार कार्यकाल में पेपर लीक हो जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पेपर लीक का मुद्दा था, ये राजस्थान चुनाव के अंदर बहुत मजबूती से चला, और इसके पीछे जो नेक्सस काम करता है वो ज़्यादातर लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और उसी एक मुद्दे को लेकर के राजस्थान में जो अपनी भाजपा की सरकार बनी है, ये बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, और इसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में लेकर के राजस्थान सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको निश्चित रूप से समाधान करने के लिए जा रही है। आपने कहा कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से
तानाशाही का रूप दिया जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं। देखिए साहब, दो शब्द है, एक स्वतंत्रता और एक स्वच्छंदता। यदि हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, उनको दैनिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराते हैं, हमारा नैतिक सिद्धांत है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सभी लोगों को अच्छे संस्कार भी दें। उसी प्रकार देश के अंदर जो एक अच्छे राजा होते हैं, अच्छे शासक होते हैं, जो सरकार होती है, वो लोगों को सुविधाएं देने के साथ साथ इस बात का भी अवलोकन करती है कि लोग उसका लाभ किस प्रकार से ले पा रहे हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं चलता है जैसा कांग्रेस के समय में होता था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं, भ्रष्टाचार समाप्त होने जा रहा है और समाप्ति की तरफ हम बड़ी मजबूती के साथ चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त को पिछले बार जो हमारे देश का स्वतंत्रता का उत्सव होता है उसमें कहा था, और लाल किला के प्राचीर से कहा था कि इस देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको समाप्त करना है और इसके लिए सारे विभाग मजबूती के साथ तैयारी में रहें, और इसी दिशा में ये कदम चल रहा है। अभी मोदी जी ने कहा, एक बयान दिया कि सरकार बनने के बाद 100 दिन के भीतर बड़े काम किए जाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्या बड़े काम होंगे? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। जिन चीज़ों को छेड़ने से कांग्रेस की सरकार डरती थी, आपने देखा होगा 2014 से पहले सामान्य रूप से भारतवर्ष के अंदर एक प्रचलन चलता था, लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे, उसको समाप्त करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार स्वयं कहती थी कि हम तो खाने और खिलाने वाले लोग हैं, और वो खाने और खिलाने में ही लगे रहे। इधर केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, और बच्चों के सर के ऊपर कसम खाई कि हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। आज उन्होंने कांग्रेस को अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी है कि कांग्रेस में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये तो केजरीवाल को पूछना चाहिए, ये कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए कि ये चोर मौसेरे भाई इतनी जल्दी कैसे हो गए। ये कहा जा रहा है कि भाई आतिशी हैं आम आदमी पार्टी की नेता, उन्होंने कहा केजरीवाल जी को मारने की साजिश की जा रही है। अब आप बताइए ऐसे कैसे चलेगा? फिर देखिए, दवा दी नहीं जा रही, शुगर है उनको। उन्होंने कोई ना कोई बातें ऐसी कहनी होती हैं जिससे लोगों का ध्यान भटके। आप कोरोना काल के बारे में आप सोच करके देखिए, यहाँ प्रयत्न चल रहा है कि लोगों में विश्वास जगे और लोग हिम्मत के साथ कोरोना से कैसे लड़ें, और उनके मंत्री बार बार घोषणा कर रहे हैं मात्र 2 दिन के लिए ऑक्सीजन रह गई है, उसके बाद हाहाकार मच जाएगा, अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा। अरे भैया, किस प्रकार के शासक हैं और किस प्रकार के योजनाकार हैं आप? अपने देश की जनता को भड़का करके और आप हताशा के वातावरण में लाना चाहते हैं। वही हताशा का वातावरण आज भी ये आतिशी जी कर रही है। अच्छा, इस सीट पे बात कर ली जाए। ये दक्षिण दिल्ली सीट है। दक्षिण दिल्ली की सीट पे रामवीर सिंह विदुड़ी जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले रमेश विदुड़ी जी थे और इस बार लड़ रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? कितनी सीटें यहाँ पर दिल्ली में? पिछली बार 7 के 7 आई थी, इस बार क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से हम आशा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं विधानसभा की, हम मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे, और यहाँ से भी अपनी दक्षिणी दिल्ली से भी अधिकतम सीटें जीत करके हम अपने प्रतिनिधियों को दिल्ली विधानसभा में भेजेंगे। जो ये राय थी ये रखी गई, और जिस तरह से बात रखी गई, आपने खुद सुना कि किस तरह से पीएम मोदी काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में चुनाव के बाद क्या स्थिति रहती है वो भी जानना दिलचस्प होगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे जो लाख रुपए देने की बात हो रही है, इस पर क्या है? ये क्या कहेंगे आप? मैनिफेस्टो कांग्रेस का, लाख रुपए देने वाले कांग्रेसी, आप प्रश्न हमसे पूछ रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना कि हम करेंगे। अपने जेब से कोई नहीं देता, चाहे रोड बनवा लें, एयरपोर्ट बनवा लें, या लाख रुपए जेब में दे दें, हिसाब उतना ही है। देश का जीडीपी मैनिपुलेट नहीं हो सकता, देश के जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता। तो अगर 10 रुपये कमाते हैं और 4 रुपये खर्च करते हैं, जो 6 रुपये बचता है, उस 6 रुपये को चाहे 1 लाख रुपए करके बांट दो, या 1 लाख रुपए का प्रोग्रेस में लगा दो, देश के विकास में लगा दो, एयरपोर्ट लगा दो, अच्छी अच्छी रोड्स बना दो। भाई देखो, कम्युनिकेशन,
कितना महत्वपूर्ण है आज किसी भी देश को आगे बढ़ने का। अगर आज चाइना आगे बढ़ा है या यूएसए आगे बढ़ा है तो उनका सबसे पहले जो पहला सिस्टम तैयार हुआ, उन्होंने अपनी रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक किया जिससे हर सामान या जो भी सामान है वो वहाँ पर जा सके। तो अब वो 1 लाख रुपए चाहे किसी के घर में दे दें या 1 लाख रुपए रोड में बना करके उसको सुविधाएं जिससे देश आगे बढ़ सके। इन नीतियों के साथ देश को कभी आप विकसित देश नहीं बना सकते हैं। इससे चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव हो सकता है आप थोड़ा बहुत 2-4 सीटें आगे पीछे भी कर लें, पर इससे सिर्फ और सिर्फ देश का और एक आम नागरिक का नुकसान होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। तो ये था बीजेपी के संगम विहार से हमने बात की पूर्व विधायक जी से, और बीजेपी से नेता हैं उनसे भी मैंने बात की। तो ये आपको इस वीडियो पे क्या लगा, अपनी राय और सुझाव जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।